हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स V1 और V2 है। V1 की साइज 2 इंटू 3 है, यानी 2 रो और 3 कॉलम्स का हमारा वेक्टर V1 है। और मैट्रिक या वेक्टर V2 की साइज 3 इंटू 4 है, यानी 3 रो और 4 कॉलम्स का ये मैट्रिक है। अब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में हम उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें क्रिएट करना होगा। तो उसकी साइज वेक्टर V1 की रो और वेक्टर V2 की कॉलम के इक्वल होगी, यानी हम 2 इंटू 4 साइज का एक मैट्रिक V क्रिएट करेंगे। 2 इंटू 4 साइज के इस V वेक्टर में हम इनके मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे। अब V वेक्टर के 0th रो और 0th कॉलम को फिल करने के लिए एलिमेंट्स वेक्टर्स के किस रो और किस कॉलम से आएंगे ये हमें इसकी लोकेशन ही बताती है। यानी इस सेल की लोकेशन क्या है, 0th रो और 0th कॉलम, यानी इस वेक्टर की 0th रो और इस वेक्टर की 0th कॉलम। इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम इस सेल पे आसानी से रख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट सेल को फर्स्ट सेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनके मल्टीप्लिकेशन को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड कर देंगे और सिमिलर प्रोसीजर इन दोनों के साथ भी करेंगे। यानी यहाँ पे हम इनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से जो भी आउटपुट हमें मिलेगा उस आउटपुट को हम इस पोजीशन पे स्टोर कर देंगे। अब इस सेल की लोकेशन क्या है, 0th रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 0th रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब इस रो और इस कॉलम के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे इससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को हम इस पोजीशन पे स्टोर कर देंगे। इस सेल को फिल करने के लिए इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो 0th रो और सेकेंड कॉलम, यानी 0th रो और सेकेंड कॉलम। इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट सेल की लोकेशन क्या है, 0th रो और थर्ड कॉलम, यानी 0th रो हमें यहां से मिलेगी और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स यहां से हम लेंगे। इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे। 0th रो पे एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब फर्स्ट रो के लिए हम फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे जाएंगे, यानी फर्स्ट रो और 0th कॉलम। इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट सेल की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे। इस सेल की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे। सिमिलर प्रोसीजर नेक्स्ट सेल के लिए भी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात हो रही है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट को इस सेल पे स्टोर कर देंगे।
इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार और इसे एनालाइज करते हैं। अगर हम वी के जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम के इस इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें V1 में हमेशा रो कांस्टेंट रह रही है पर कॉलम्स बदल रहे हैं, और V2 में हमेशा कॉलम कांस्टेंट रहेगा और रोज इंक्रीज होगी। मान लीजिए हम V वेक्टर के यानी रिजल्टेंट वेक्टर के जीरोथ रो और सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करें तो उस केस में V1 की जीरोथ रो जो थी वो कांस्टेंट थी और उसके कॉलम्स चेंज हो रहे थे, यानी ये जो ब्रैकेट है ये हमेशा किसी भी 2D वेक्टर में रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो पीछे वाला ब्रैकेट है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो V1 में हमेशा जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट था वो कांस्टेंट है यानी रोज कांस्टेंट थी, और जो कॉलम वाला ब्रैकेट है वो इंक्रीज हो रहा है हमेशा। यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर 1 से 2 यानी ये इंक्रीजिंग फॉर्म है। और अगर V2 की हम बात करें तो V2 में कॉलम्स कांस्टेंट है, हमेशा V2 में कॉलम कांस्टेंट है पर रो इंक्रीजिंग फॉर्म में 0 से 1, 1 से 2, यानी हम एक ही फॉर लूप की हेल्प से V1 की रो और V2 के कॉलम को इंक्रीज करवा सकते हैं। और जब V वेक्टर के फर्स्ट रो की अगर बात होगी तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगा और V1 में भी 0th रो की जगह 1 हो जाएगा, बाकी V2 वेक्टर के सारे रोज और कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। तो चलिए अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे R1 और C1 साइज का एक वेक्टर V1 क्रिएट किया है। V1 के हर इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। उसके बाद R2 और C2 साइज का एक वेक्टर V2 क्रिएट किया है और V2 के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करवाने के लिए एक वेक्टर V क्रिएट किया है जिसकी साइज V1 वेक्टर की रो और V2 वेक्टर के कॉलम की साइज के इक्वल है, यानी R1 इंटू C2 साइज का ये वेक्टर V क्रिएट किया है। अब हमें सारे एलिमेंट V वेक्टर पे स्टोर करना है, इसलिए हमने V वेक्टर पे ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप्स लगा दिए हैं। पर जब V वेक्टर के किसी इंडेक्स पे हम एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे थे तो V1 वेक्टर की कॉलम्स चेंज हो रहे थे और V2 वेक्टर की रोज चेंज हो रही थी। उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर k इक्वल टू 0 से लेकर k इज लेस देन R2 और C2 दोनों की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पे हम R2 या C1 कुछ भी रख सकते हैं। हम R2 रख रहे हैं k प्लस प्लस V वेक्टर के I रो और jth कॉलम पे V1 हमेशा V1 वेक्टर की रो कांस्टेंट थी, यानी इस केस में I और कॉलम्स चेंज हो रहे थे जिसे हम k से चेंज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन विद V2 और V2 वेक्टर की रोज चेंज हो रही थी, यानी हम इसे k से रखेंगे और कॉलम्स कांस्टेंट थे। अब ये तो किसी पर्टिकुलर सेल की बात हुई। अब हर सेल पे मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट के सेल का मल्टीप्लिकेशन उसमें ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे। इसके बाद अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, रन करते हैं। हमारा आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इस पूरे कोड को एक बार फिर से हम समझते हैं। V1 और V2 के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने एक V वेक्टर क्रिएट किया है जिसमें रो R1 के इक्वल है और कॉलम C2 के इक्वल है। बाय डिफॉल्ट सभी इंडेक्स पे हमने 0 को स्टोर करवाया, यानी यहाँ पे अभी 0 रखा हुआ है। अब दो फॉर लूप की हेल्प से इस वेक्टर पे ट्रेवर्स करते जाएंगे और जो K वाला फॉर लूप है ये V1 और V2 वेक्टर्स में बदलते हुए रो और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी V1 में हर बार कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं और V2 में हर बार रोज इंक्रीज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेल है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हमने K को स्टोर किया है, और V2 में हमेशा रोज बदल रही है तो यहाँ पे हमने K को रखा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूज स्टोर होती जाएगी। फर्स्ट केस में I इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0, 0 0 के केस में V के 0th रो और 0th कॉलम के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो यहाँ पे इस सेल की हम बात कर रहे हैं
इस सेल पे क्या होगा, इस सेल पे अभी 0 रखा है तो 0 में क्या ऐड होगा, V1 के ith यानी 0 और k की वैल्यू क्या है 0, V1 के 0th रो और 0th कॉलम पे रखी हुई वैल्यू का इंटू V2 के 0th रो और 0th कॉलम पे रखी हुई वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 इंटू 1 किस में ऐड होगा, यहाँ पे 0 रखा हुआ है अभी के लिए तो 0 प्लस 1 1। ये इतने पोर्शन की बात हो चुकी है। अब इसमें k की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में वापस से इंक्रीज होगी 0 से, अब k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो i की वैल्यू तो वही है यानी 0 और k की वैल्यू हो चुकी है 1, तो V1 के 0th रो और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है यानी इसकी बात हो रही है, इंटू V2 की kth रो, k की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी बात हो रही है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। ये इस पोर्शन की बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट टर्म में वापस से क्या होगा, v के ij इंडेक्स के लिए ही वहां पे रखे हुए पिछले एलिमेंट्स में अब क्या ऐड होगा, i की वैल्यू है 0 यानी रो V1 में रो 0 और k की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो बात हो रही है इस सेल की। अब V2 के kth रो यानी k की वैल्यू हो चुकी है 2 और j 0 है अभी तो 0th कॉलम, अब इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इस v के ij इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा यानी इसकी बात हो गई। तो इस टाइप से यहाँ पे इन सब का जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही ये फॉर लूप एंड होगा हम आएंगे इस वाले फॉर लूप पे, j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 0 ही रहेगी, j की वैल्यू 1 के लिए देखेंगे v के ith और jth इंडेक्स पे i क्या है 0 और j की वैल्यू क्या है 1, यानी ग्रोथ रो और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है यानी इस सेल की बात हो रही है। तो इस सेल पे 0 रखा हुआ है तो V1 के ith रो और kth कॉलम, i रो i की वैल्यू अभी भी 0 है और k की वैल्यू फिर से इस केस में 0 हो गई यानी इस सेल की बात हो रही है, और V2 के kth रो और jth कॉलम j की वैल्यू अब हो चुकी है 1, तो इस केस में इस सेल की बात हो रही है, तो यहां पे आ जाएंगे हम और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, इसकी बात हो चुकी है। अब इसमें क्या ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म में k की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, V1 के ith रो यानी 0th रो और k की वैल्यू हो जाएगी 1 यानी इस सेल की बात हो रही है, में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा V2 के kth रो यानी k की वैल्यू हो चुकी है 1, तो इसकी बात हो रही है और j की वैल्यू है 1, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा और वो v वेक्टर के इस वाले सेल पे स्टोर हो जाएगा। इस टाइप से ये फॉर लूप वर्क करेंगे और लास्ट में ये वेक्टर फुलफिल हो जाएगा।